Once again, welcome on this new subject of your class, semester 5th. I think this would be going to a very interesting for all of you because this subject is completely a mathematical one, and you need to just apply maths. You need to understand the basic principle, convention, and thereafter you will have no issues. But the thing is that it is a subject which require calculation, and online calculation means it is quite difficult from my side to do calculation online, but we are arranging some electronic pads so that I can here solve and you can see on the screen. In some days only I will get that electronic pad so that you can understand the numerical and the procedure. I have already uploaded the content of this unit on Google Classroom. You can go through it. I'll advise and I will request you to copy down the whole note. Today I am late, but from the next time I will let you know before the class. तो आप सबसे पहले Google Classroom की तरफ से आप वहाँ से नोट जो है उसको पहले कॉपी डाउन कर लीजिए. So I have already introduced this subject on VCS, so I need not to go into elaborate this thing. Theory of structure means this is a structure. आप structure बनाते हैं, and being civil engineer, you need to understand that where is what will be our calculation, what will be our requirement, what will be our reinforcement, what will be our concrete. If you go for steel structure, then you will have to understand कि what will be our section and this and that. तो सारे section, सारे requirement, सारे parameters को पता करने के लिए हमको पता होना जरूरी है कि हमारे पास लोड कितना आ रहा है, मोमेंट कितना आ रहा है, ओके, लोड कितना आ रहा है, मोमेंट कितना आ रहा है, कितना एक्चुअली हमारे ऊपर किस जगह पे डिफ्लेक्शन कितना आएगा, किस जगह पे स्लोप कितना आएगा. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोगों को वी शुड नो, एंड फॉर दैट यू अंडरस्टैंड उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि हमको बता सके कि कौन जगह किस तरह से हम एनालिसिस करेंगे. मतलब जब हम डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कितना लोड है, कितना मोमेंट आ रहा है, क्या स्लोप आएगा, क्या डिफ्लेक्शन आएगा. तो सारे पैरामीटर्स की एनालिसिस हमको आनी चाहिए, तभी हम डिज़ाइन करते हैं. जो भी पैरामीटर जो भी हमने आपको बताया ये आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बताता है. नाउ यू सी कि इस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है. आई थिंक इट इज़ क्लियर कि ये सब्जेक्ट बताता है कि आपका अलग अलग स्ट्रक्चर, जैसे बीम कॉलम फ्रेम था, जब उसमें लोड लगता है तो उसका क्या चेंज होता है, उसका पैरामीटर्स कैसे चेंज होता है, स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर कैसे उसका पैरामीटर चेंज होता है. तो स्ट्रक्चर या कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर अलग अलग. स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, जैसे कॉलम है, स्लैब है, बीम है. तो ये अलग अलग सारे कंपोनेंट्स में कैसे इफेक्ट करता है. तो ऑब्जेक्टिव अब मैंने आपको ये बता दिया था, आई विल नॉट अगेन एक्सप्लेन कि बीइंग सिविल इंजीनियर आपको डिज़ाइन करना है स्ट्रक्चर, और डिज़ाइन करने के समय आपको पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है. आपको स्ट्रेस पता होना चाहिए, आपको शेयर फोर्स पता होना चाहिए, आपको बेंडिंग मोमेंट पता होना चाहिए. तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस पैरामीटर को, इन सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए. नाउ अब आपके सिलेबस का ऑर्गेनाइजेशन क्या था, आपके कुछ इस तरह से है. पहले आपको पढ़ना है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, एंड देयर आफ्टर दिस इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, देयर आफ्टर दिस इज फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एंड कॉलम एट द लास्ट कॉलम. तो हमने बताया था बेसिकली. अब धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि कौन क्या है. बेसिकली आपको क्या एनालाइज करना है स्ट्रक्चर का इस सब्जेक्ट में. एनालाइज मतलब आपको अलग अलग लोडिंग पैरामीटर्स दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है,
वहाँ पे मैक्सिमम शियर फोर्स क्या लग रहा है, मिनिमम शियर फोर्स क्या लग रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या लग रहा है, वही करना है। तो मेन जो हमारा जो सिलेबस का हमारा जो एम है वो एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की एनालिसिस करते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था कि जो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जो है वो आप थोड़ा सा पहले रिवाइज करके इसको रख लीजिए, अदरवाइज इट कैन हैव इश्यूज। जिनका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्लियर नहीं है उन्हें ये परेशानी आएगी। चूंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज अ कम्प्लीटली मैथमेटिकल चैप्टर, यू कैन से इट्स अ मैथ्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो आपको अगर इसमें आपने अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट डाल दिया तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। और अगर आपने इसको लगा कि लास्ट टाइम एग्जाम में पढ़ के हो जाएगा, तो डरा नहीं रहा हूं, आप फेल कर जाएंगे, क्योंकि 2 दिन में 3 दिन में बनेगा नहीं। आप अपने किसी भी आपको सीनियर से कांटेक्ट होगा तो आप पता करना में किसी भी सीनियर से थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बारे में। लास्ट टाइम आई ऑल्सो आई मेड दिस सब्जेक्ट quite clear to all your seniors and they scored very well. They scored very well in this theory of structure. You can ask questions from them. Those who have not studied this, they failed, in fact many failed in this subject. So you can understand the importance of this subject. So I think most of you are very talented and you do have very good maths background. आपको ये subject बहुत आराम से समझ में आएगा। दिक्कत है क्योंकि फिजिकल बोर्ड पे पढ़ाना ये सब्जेक्ट ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी और आपको लिए भी समझना, बट हम लोग कुछ सुविधा का चाह रहे हैं कि कुछ मैनेज हो जाए। वेरी सून वी विल हैव अ डिजिटल, आई विल हैव अ डिजिटल पैड, सो कैन वट एवर आई विल राइट ऑन माई पैड, you will get that on your screen. Okay, now you see we will move forward and we will go to our first unit, that is direct and indirect stress. Sir. Yeah. Sir. Yeah, Pranshu. Sir, we were calculating shear force and bending moment in MOS. So what new we are going to study? Yes, you were subject? calculating. Yes, I will tell you. You were calculating shear force and bending moment in MOS only, but you were calculating shear force and bending moment diagram of determinate structure only. Determinate and indeterminate structure, there is bit different, I will tell you. आप लोग शेयर फोर्स कैलकुलेशन जो मॉस में कर रहे थे अपने लेवल तक, उसमें क्या था कि आप जो है समेशन ऑफ मोमेंट डेल्टा एम इक्वल टू 0 करते थे, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू 0 करते थे, डेल्टा एफ वाई इक्वल टू 0 करते थे, ऐसे सारा आपको अननोन मिल जाता था। लेकिन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ऐसा होता है जहां पे जो अननोन होता है वो मोर देन 3 होता है। मतलब आपके पास 3 इक्वेशन है, अगर 3 अननोन हो जाएगा तो आपको यू कैन इजिली कैलकुलेट। बट इन द केस इफ द अननोन विल बी मोर देन दीज 3 इक्वेशन, देन आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वहां पे दिक्कत हो जाती है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में। तो अब क्या करते हैं, उसको करने के लिए, उसको आराम से करने के लिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का भी आराम से आप शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल सकते हैं। तो कोई अलग चीज नहीं है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो मॉस में आपने पढ़े, वही चीज आपको यहाँ करना है। वहां पे क्या होता था, आप कैलकुलेट करते थे डेटा, यहाँ पे आपको क्या होगा, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स होगा जहां पे आपको कैलकुलेट करना, यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, जो 3 इक्वेशन आप लगाते थे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा अननोन होगा। तो यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को लगा के सॉल्व नहीं कर सकते स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको कुछ अलग सा एनालॉजी डेवलप करना होता है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का भी हम लोग किस तरह से मोमेंट डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करते हैं। आप लोग जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वी विल हैव दिस, यू नीड नॉट टू वरी, हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। एंड वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम प्रियांशु। इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में क्या, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए
क्योंकि ये नहीं पता होगा तो बेसिक आपका दिक्कत है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं था, डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी, तो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट include this in my slide, but next class I will surely update this to you. Wait, I'm sharing my next slide. Just hold on. What you do today, you just whatever I have provided you in my Google Classroom note, you just go through it and have that the whole note in your class copy. If you are able to see my screen, अगर आप मेरा नया स्क्रीन जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है। दिख रहा है? उसमें कॉपी की नोट है, यू इज इट विजिबल? यस सर। जो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस कॉपी दिख रही है आपको? यस सर। यस। ओके ओके ओके, पुट ऑफ द माइक बंद कर लीजिए। सो आप जस्ट टुडे वी विल इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट, ओके, एंड very many of you are well aware of these stresses. स्ट्रेस आपको पता है क्या होता है? तो जो यूनिट 1 है, इन दिस यूनिट द फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस. स्ट्रेस, यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. स्ट्रेस क्या है? जो आपको लोड लगता है जितने एरिया में लगता है, तो लोड पर यूनिट एरिया इज योर स्ट्रेस. नाउ there are two things. One is direct stress and another is bending stress. Now you understand this, that the direct stress is the stress which is caused due to the load. Direct stress क्या है? जो कि स्ट्रेस जो कि लोड के कारण सिर्फ लग रहा है. अगर किसी भी स्ट्रक्चर पे लोड P लग रहा है तो उसकी जो स्ट्रेस होगी वो डायरेक्ट स्ट्रेस जो होगी वो होगी उसका जो लोड है P अपॉन A. ठीक है? नाउ यू अंडरस्टैंड बेंडिंग स्ट्रेस. बेंडिंग स्ट्रेस क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस इज द स्ट्रेस विच इज काउज ड्यू टू मोमेंट. ड्यू टू मोमेंट मतलब बेंडिंग मोमेंट. अब ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है, ये बेंडिंग स्ट्रेस आपको सिर्फ जरूरी नहीं है कि अलग से एक्सटर्नल मोमेंट लगा हो तभी लगेगा. ये बेंडिंग मोमेंट आपके लोड के कारण भी लग सकता है. जब लोड जो है किसी इसेंट्रिसिटी पे, मतलब डायरेक्ट वो सीजी से ना पास करते हुए किसी इसेंट्रिसिटी से क्रॉस करे. मतलब इसेंट्रिसिटी कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि अगर आपका लोड, यू कैन सी इन दिस फिगर, कि अगर आपका लोड जो है सीजी से सिर्फ पास करेगा तो वहां पे उस केस में उस लोड को कहते हैं हम लोग कंप्लीटली एक्सियल लोड, मतलब वो पूरे एक्सिस से पास कर रहा है. एंड इन दैट केस बेंडिंग, इन दैट केस द मोमेंट इंड्यूस विल बी जीरो, सिग्मा एम विल बी जीरो. एंड उस केस में जो ये लोड है जो उसके एक्सिस से पास कर रहा है, दैट लोड विल बी कॉल्ड एक्सियल लोड. लेकिन अगर यही लोड उसके एक्सिस से ना पास करके उसके एक्सिस से कहीं दूर पास करेगा, अब किसी भी तरह इसेंट्रिसिटी हो सकता है. ये हो सकता है कि लोड इस तरह से पास हो, ये हो सकता है कि लोड आपका, हो सकता है कि लोड देखें यहां से इसेंट्रिसिटी ये पास हो रही है, या हो सकता है कि लोड आपका इस तरह से पास हो, इस तरह से. तो उसके एक्सिस से अगर किसी खास डिस्टेंस पे अगर वो अलाइंड हो लोड, ये एफ जो है इसका एक्सिस यहां था लेकिन ई डिस्टेंस पे अलाइंड है, तो इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण दो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है. एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा उसका स्ट्रेस, एक होता है इसका डायरेक्ट लोड मतलब एफ अपॉन ए, देन एफ अपॉन ए, और दूसरा जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो होगा उसके अब बेंडिंग के इफेक्ट से. अब बेंडिंग जनरेट होगा, मोमेंट क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे? तो मोमेंट जनरेट हो रहा है एफ इंटू ये जो ई है. अब आपको पता है कि मोमेंट मतलब होता है कि फोर्स और उसका जो
वहाँ जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना होता है और उसका जो डिस्टेंस है ई, तो यहाँ पे क्या हो गया है, आपका लोड तो एफ लग रहा है, लेकिन इसी लोड के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस भी लग रहा है एफ बाई ए, और इसी लोड के कारण, इसकी इसेंट्रिसिटी के कारण बेंडिंग स्ट्रेस भी लग रहा है एफ इंटू ई। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है, आपकी जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो आपकी क्या हो जाएगी, दोनों का समेशन हो जाएगा, मतलब सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग। ठीक है, अब आप लोग ये चीज, दोनों चीज आपको सिग्मा बेंडिंग और सिग्मा डायरेक्ट के क्लियर हो गया। अब एक चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। आप देखिए, एक मान लीजिए कि इस तरह का ये बीम था, अलग अलग जगह सपोर्ट है, तो ये क्लासेस में आपको डिस्कस हुआ होगा। दिस फर्स्ट इंड ए इज हिंज, ओके, this second end point B support is roller, this C is hinge but it is called internal hinge और intermediate hinge, क्योंकि ये बीच में है। अगर ये एंड में होता तो इसको सिर्फ हिंज बोलते, तो इसको C पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इंटरनल हिंज। नाउ एंड दिस D इज फिक्स्ड एंड। तो आपने देखिए, सबको नोट करने का अलग अलग ढंग है। हिंज को कैसे नोट किया जाता है, रोलर को कैसे किया जाता है, इंटरनल हिंज को कैसे किया जाता है, और फिक्स्ड एंड को कैसे किया जाता है। यू आर अवेयर ऑफ दिस बिकॉज इन मॉस और सॉम आपने ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स को अपने इसकी पढ़ाई की होगी। नाउ यू सी, आपका जो हिंज होता है यहाँ पे, आपका जब लोडिंग की वजह से यहाँ पे स्लोप जनरेट होता है, मतलब थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाट इज स्लोप? यू नो अबाउट द स्लोप? अगर ये लोडिंग होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्लोप जनरेट होगा, दिस इज थीटा, ओके। और यहाँ पे जो हिंज होता है, वहां पे नेट मोमेंट जो होता है आपका 0 होता है। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिंज। ठीक है, अब ये जो रोलर होगा, ये इंटरनल रोलर है। अगर ये इंटरनल रोलर है तो यहाँ पे आपका सिर्फ अपवर्ड लोड होता है। क्या होता है? अपवर्ड लोड रिएक्शन आएगा। मान लीजिए ये आर, ये आर बी, ठीक है। ये जो इंटरनल हिंज है सी पॉइंट, ये इंटरनल हिंज में का प्रॉपर्टी क्या होगा? नेट मूवमेंट फ्रॉम दिस साइड विल बी इक्वल टू 0 एंड नेट मूवमेंट फ्रॉम दिस साइड अबाउट सी इक्वल टू 0। मतलब अगर आप लेफ्ट एंड से देखें तो नेट मूवमेंट अबाउट दिस साइड वुड बी इक्वल टू 0, और अगर आप इस राइट एंड से देखें तो नेट मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0। तो ये आपका इंटरनल हिंज का कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ अब ये जो फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड में क्या होता है, लोडिंग की वजह से स्लोप इसका कभी भी 0 नहीं होता। मतलब कि अगर लोड लगेगा भी, मान लीजिए, तो इसका जो स्लोप 0 होता है। मतलब स्लोप जो है इसका यहाँ पे, मतलब जहां पे यहाँ पे स्लोप, ये देखिए आप, यू कैन सी परहैप्स दिस स्लोप वुड बी ऑलवेज 0, बट इन द केस ऑफ हिंज हमारा क्या था, यहाँ पे स्लोप जो है हमारा आ रहा था, देखिए थीटा। यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड एंड में स्लोप जो है आपका 0 होगा। लेकिन फिक्स्ड एंड का कैरेक्टरिस्टिक है, जब आप एंड आपका फिक्स रहता है तो वहां पे मोमेंट इंड्यूस रहता है। मतलब वहां पे बेंडिंग मोमेंट एक्सटर्नल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वहां आपका बेंडिंग मोमेंट आपका रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट लोड कंडीशंस। और भी सारे लोड कंडीशंस हैं इन माय सब्सिक्वेंट लेक्चर वी विल हैव अ डिस्कशन। आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, बिकॉज वट एवर आई एम राइटिंग, आई एम यूजिंग राइटिंग विद द हेल्प ऑफ माउस, सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। थोड़ा दिन, 1-2 दिन में शायद पैड आ जाएगा, तो मुझे लिखना आसान हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, यू विल बी एबल टू सी इट क्लियरली। तो अभी आप ये समझिए, बेंडिंग स्ट्रेस आपने अभी समझ लिया, डायरेक्ट स्ट्रेस आपने समझ लिया, एक्सियल लोड आपने समझ लिया कि लोड अगर सिर्फ उसके सीजी से, उसके एक्सिस से पास कर रहा हो तो वो एक्सियल लोड होगा, उसमें सिग्मा एम जो मतलब बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा वो 0 होगा। ठीक है। नाउ अब आप देखिए
जो सिग्मा रिजल्टेंट था, आपको पता था सिग्मा रिजल्टेंट था सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग। तो एक्सियल लोड के केस में क्योंकि सिग्मा बेंडिंग तो जीरो हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा आपका वो सिर्फ होगा सिग्मा डी, सिग्मा डायरेक्ट। दूसरा केस देख लीजिए, जब इसेंट्रिसिटी लग रही थी, इसेंट्रिक लग रही थी, मतलब लोड जो है सीजी से पास नहीं कर रहा था, उस केस में इसेंट्रिसिटी ई थी, तो उस केस में मोमेंट जीरो नहीं है। इसका मतलब सिग्मा एम या सिग्मा बी, बेंडिंग स्ट्रेस बोले या मोमेंट के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोले, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस केस में जो सिग्मा रिजल्टेंट है, मतलब जो समेशन ऑफ डायरेक्ट फोर्स प्लस बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो दोनों का समेशन होगा, क्योंकि इसमें दोनों में कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि इस केस में दोनों लग रहा है। एक कन्वेंशन आप जान लीजिए कि इन केस अभी हम जो कन्वेंशन फॉलो करेंगे, कन्वेंशन मतलब है कि हम लोग ऐसा मानते हैं, मान रहे हैं, इसका कोई रूल नहीं है कि आप इसको पॉजिटिव माने, इसको नेगेटिव माने, हर सब्जेक्ट में कन्वेंशन चेंज हो जाता है। बट अभी हमारा जो कन्वेंशन है उसके लिए आप कंप्रेशन को यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, यू आर टेकिंग कंप्रेशन पॉजिटिव एंड यू आर टेकिंग टेंशन नेगेटिव। तो दीज थिंग्स मस्ट बी क्लियर. Again I am saying, so for today I think we will complete our session today on this only. आप सबसे पहले you write down all the notes of unit 1 धीरे धीरे and try to understand. We will have discussion और open discussion भी होगा, but if you will not write you will be dependent on this video only. आपको दिक्कत और परेशानी हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास लिखने का कभी कोई माध्यम नहीं है, माउस से लिखना मुश्किल है। 2-3 दिनों के बाद इफ आई विल हैव अ राइटिंग पैड देन हम कुछ लिख के आपको आराम से समझा सकेंगे। दूसरी बात, ये प्योरली मैथमेटिकल चैप्टर है, तो आपको इसमें न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा और हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस। अब आपके केस में बस यहाँ तक आप इस चीज तक इसको आप ध्यान में रखिए। बाकी आपको ये पता है सिग्मा रिजल्टेंट आपको ऊपर जैसे बताया था, डायरेक्ट प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। आपने बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में सॉम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, P बाय ए प्लस बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, M अपॉन आई इंटू वाई, तो दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस। अब ये एम एक्स एक्स क्या है, आई, यस मोमेंट है, एम एक्स एक्स मोमेंट एक्स एक्सिस के द्वारा लग रहा है, आई एक्स एक्स उसका मोमेंट जी, वाई उसका डिस्टेंस है वहां से जहां पे वाई यहाँ पे उसकी इसेंट्रिसिटी हो गई। अब इतना जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है यहां तक के रिजल्टेंट स्ट्रेस को आप अभी समझिए। Again, this resultant stress, whatever we have written, this is the condition based resultant stress. जरूरी नहीं होता है कि हमेशा जो है ये प्लस ही होगा, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा वो प्लस माइनस सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी होता है। और ये जो डिपेंड करता है ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपकी इसेंट्रिसिटी किस डायरेक्शन में लग रही है, लोड किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो द रिजल्टेंट स्ट्रेस विल बी सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी। इन आवर सब्सिक्वेंट लेक्चर, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग केसेस में जो सिग्मा बी है वो चेंज हो रहा है। सिग्मा डी तो ठीक है, वो तो हमेशा कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है ऊपर से, तो वो कॉम्प्रेसिव हमेशा रहेगा, तो वो पॉजिटिव ले रहा है। लेकिन सिग्मा बी जो है, जो बेंडिंग के कारण जो लग रहा है, बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसका साइन अलग अलग हर समय धीरे धीरे अलग होगा। तो फॉर टुडे वी विल close this lecture and you just copy the note. In the second half we will have a class of irrigation engineering.